कल हम पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। हमने देख लिया था कंसंट्रेशन का इफेक्ट, टेम्परेचर का, प्रेशर का और कैटेलिस्ट का। अब है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शंस में, तो उसका नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स आल्सो अफेक्ट द रिएक्शन रेट इन अ केमिकल रिएक्शन। सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन व्हाइल सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। हमेशा जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके रेट पे रिएक्टेंट के नेचर का असर जरूर होता है, क्योंकि उसमें नए जो पुराने बॉन्ड है वो टूटते हैं और नए बॉन्ड जो है वो बनते हैं। Thus, if the molecules are simpler, then less bond will rupture and the rate of reaction becomes fast. While in complex molecules, more bonds will rupture and thus the velocity will decrease. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होते हैं, लेस बॉन्ड होते हैं, कम बॉन्ड होते हैं, तो उनका बॉन्ड का टूटना आसान हो जाता है, इसलिए रिएक्शन का रेट जो होता है फास्ट होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जो होते हैं बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं या ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, उसकी वजह से रिएक्शन का रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है। फिर देखना है नेक्स्ट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शंस। हम जब भी रिएक्टेंट्स लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया पे भी रिएक्शन का रेट निर्भर करता है। इन सम हेट्रोजीनियस रिएक्शंस द रिएक्शन टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट। जब भी हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन लेते हैं तो विषमांगी रिएक्शंस की बात करें तो उसमें हमेशा सरफेस जो है रिएक्टेंट की पार्टिसिपेट करती है। दस इन सच रिएक्शन द रिएक्शन रेट इज जनरली अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया पोरोसिटी। क्या होता है कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लेते हैं उसका सरफेस एरिया जो है उस पर डिपेंड करती है। द सिमिलर इन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट द ग्रेटर विल बी इट्स सरफेस एरिया। द रिएक्टेंट्स इफ टेकन इन पाउडर्ड फॉर्म गिवन अ फास्टर रिएक्शन रेट एज कंपेयर्ड टू द बिग पीसेस ऑफ द रिएक्टेंट। तो जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट पार्टिकल जो होने चाहिए उनका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। तो रिएक्टेंट पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हो या पाउडर के फॉर्म में होने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ता है कंपैरिजन बड़े पीसेस की तुलना में। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, कोई भी विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस रिएक्शन विच आर initiated by the radiation of particular wavelength at termed as photochemical reaction। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिनकी शुरुआत रेडिएशन के जरिए होती है या फिर उनमें कोई वेवलेंथ वाली रेडिएशन पार्टिसिपेट करती है तो ऐसी रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। These reactions generally proceed at a faster rate than normal thermal reaction। तो ये सब रिएक्शन नॉर्मल थर्मल रिएक्शन यानी तापी अभिक्रियाओं की तुलना में फास्टर होती हैं। ठीक है, अब डिपेंड्स ऑफ आर रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन। किसी भी सांद्रता पर किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है। वी नो दैट एज द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड there is a decrease in the concentration of reactant and increase in the concentration of product। हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में बदलता है, इस वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इफ ऑल द अदर फैक्टर रिमाइंस कांस्टेंट देन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम मान लें कि पूरी कंडीशन जो है वो अगर पूरे फैक्टर जो है उसको कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें हम अगर कांस्टेंट रखें तो जो रिएक्शन का रेट जो होता है वो लगातार कम होता है। कब? जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे ही कम होगा। तो इसके लिए क्या है, गुलबर्ग और वागे ने 1863 में put forward the generalization based on the quantitative relationship between the concentration of reactant and the reaction rate। तो उन्होंने क्या किया है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट के बीच में उन्होंने कुछ रिलेशन बताया है। उसमें क्या बताया उन्होंने कहा द लॉ ऑफ मास एक्शन। इट स्टेट्स दैट उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज proportional to the product of the active masses of the reacting substance। तो किसी भी रिएक्शन या अभिक्रिया का जो वेग होता है वो रिएक्टेंट की एक्टिव
मासेस यानी जो पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट है उनके एक्टिव मासेस या सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है मतलब अगर हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट इसमें या रिएक्टेंट ले रहे हैं तो उन जितने भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उनका जितना भी एक्टिव मास होगा उनका आपस में क्या होगा, उनका जितना भी गुणनफल होगा उसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे A प्लस B 2 रिएक्टेंट हमने लिए हैं और प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई के, A और B के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इजुकल के ए बी, तो ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है के। Here A and B are the active masses of A and B and K is proportionality constant। यहाँ पे A और B जो होता है ये ब्रैकेट में लिखा है का मतलब एक्टिव मास है। पिछली क्लास में हमने एक्टिव मास के बारे में पढ़ा है तो A और B एक्टिव मास है किसका, रिएक्टेंट A और B का, और K क्या है, K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। द टर्म एक्टिव मासेस मींस मोलर कंसंट्रेशन और द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे बता दिया कि एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास का मतलब है किसी भी सब्सटेंस के 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल कंसंट्रेशन है, एक सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल कंसंट्रेशन है, वो नंबर उसका उस सब्सटेंस का एक्टिव मास कहलाता है। फॉर एनी जनरल रिएक्शन, अगर हम कोई जनरल रिएक्शन ले तो ए प्लस बी प्रोडक्ट्स रिएक्शन रेट इज इक्वल के ए। ये जो ए कैपिटल ए है रिएक्टेंट को शो कर रहा है और स्मॉल ए जो है वो इसके एक्टिव मास को शो कर रहा है। तो ए बी इसका क्या होगा, रिएक्शन रेट। अब रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, दर नियम या दर स्थिरांक किसको कहते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन मे नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑल द ए कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए एंड बी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी। हमने देखा है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली ले तो इस रिएक्शन में ए के जो सभी सांद्रता पद ए यानी कि जो कैपिटल ए है उसके सभी कंसंट्रेशन स्मॉल ए ले हम, और बी के लिए बी सांद्रता पदों पर निर्भर ना करके दूसरी सांद्रताओं पर भी निर्भर कर सकती है। यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी के लिए स्मॉल ए और स्मॉल बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करके अदर्स कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर सकती है। ठीक है, सपोज एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द एक्स कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए एंड वाई कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी। तो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैपिटल ए यानी रिएक्टेंट की एक्स कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने लगता है और कैपिटल बी की वाई कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने लगता है। तब हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल के ए एक्स बी वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए पे ना डिपेंड करके एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस पे डिपेंड करेगा हम उसी को लिखेंगे। ठीक है, वेयर कॉफिशिएंट एक्स एंड वाई में और मे नॉट बी इक्वल इज stoichiometric coefficient, the above expression may be written as follow। तो क्या होता है अगर यहाँ पे हम क्या देखें, coefficient यानी जो घात है x और y जो है वो स्टियोमेट्रिक गुणांक इनका समान या मतलब भिन्न होता है यानी अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, रिएक्शन रेट इज इक्वल माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल के ए एक्स बी वाई। ठीक है, इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड द रेट लॉ रिएक्शन। ये जो इक्वेशन है इसको हम रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं और या फिर डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन कहते हैं, जहां पे के जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। द अबव एक्सप्रेशन इज आल्सो रेट लॉ, इसी को हम रेट लॉ कहते हैं। इफ ऑल कंसंट्रेशन आर टेकन एज यूनिटी, अगर हम हर कंसंट्रेशन को एक यूनिटी मान ले या फिर एक इकाई मान ले तो क्या होगा, ए इज इक्वल बी हो जाएगा 1 मोल पर लीटर और रेट जो हो जाएगा वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, के। हेंस वेलोसिटी कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट of reaction when the concentration of each of reactant is taken as unit। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हर एक जो कांस्टेंट है उसको किसी भी रिएक्शन के लिए वो वेग होता है। हर एक कांस्टेंट किसी भी, जैसे ये के एक कांस्टेंट है, किसी भी रिएक्शन के लिए वो वेग होता है जब हर एक रिएक्टेंट की सांद्रता इकाई मानी जाए। यानी हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं अगर उसको हम 1 मान लें या एक यूनिट मान लें तो डायरेक्टली के बराबर हो जाएगा, यानी कोई भी रिएक्टेंट नहीं होगा यहाँ पे। तो जो के होता है या एक कांस्टेंट जो के है वो रिएक्शन के उस वेग को बताता है
है जो कि रिएक्टेंट की इकाई सांद्रता होती है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट सांद्रता, स्पेसिफिक रेट। जबकि डायरेक्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता या कंसंट्रेशन के पे इकाई के बराबर हो, ठीक है, तब हम उसको स्पेसिफिक रेट कहते हैं। इसके कैरेक्टर क्या है, रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। वेग स्थिरांक को हम अभिक्रिया वेग के मापक के रूप में देख सकते हैं। फॉर ईच रिएक्शन इट हैज बी डिफाइंड वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या होता है, हर एक रिएक्शन में एक निश्चित ताप पर इसका मान निश्चित होता है। इट्स वैल्यू चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू बदलती है। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि देखो ना, रेट इज इक्वल डायरेक्ट के इक्वल हो गया, यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच इज डिस्क्राइब लेटर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वेग स्थिरांक की जो या फिर कांस्टेंट की जो इकाइयां होती हैं वो रिएक्शंस की ऑर्डर पे या अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करती है। तो अभिक्रिया की कोटि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कांस्टेंट। डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो किसी निश्चित समय में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ते कम होती हुई कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और प्रोडक्ट की बढ़ते हुए कंसंट्रेशन पे भी। और रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ रेट लॉ। तो ये रेट लॉ या फिर दर समीकरण के समानुपाती होता है। डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और रेट लॉ जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका यूनिट होती है मोल पर लीटर पर टाइम, और ये जो है ये यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब भी साम्यावस्था आ जाती है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है। और एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पे साम्यावस्था आने पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, नियतांक अनुपात या साम्य नियतांक के बराबर हो जाती हैं, ठीक है।